नमस्ते दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल ASP आर्य स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम हरियाणा विद्यालय बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की पाठ्य पुस्तक को शुरू करेंगे, जिसका पहला लेसन आपका सरस्वती सिंधु सभ्यता। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट लेसन, सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु नदियों के उपजाऊ मैदान में भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। इस सभ्यता के पुरास्थल बड़ी संख्या में सरस्वती व सिंधु नदियों के किनारे पर होने के कारण इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ज़्यादातर इसके जो पुरास्थल हैं वो सरस्वती और सिंधु नदियों के किनारे मिले हैं, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा, सरस्वती सिंधु सभ्यता। हालांकि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ इसके दो नाम और आए हैं, एक सिंधु सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे इसके बहुत सारे पुरास्थल हमें मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सबसे पहला स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा था। कालानुक्रम की दृष्टि से सभ्यता को मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन माना जाता है, यानी कि हमारी सिंधु सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन है, उसी समय की सभ्यता है। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा और 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थलों का उत्खनन किया। जो सबसे पहले स्थल दो खोजे गए थे 1921 में आपके दयाराम साहनी ने, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत है, वहाँ पे हड़प्पा नगर खोजा था। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत, ये भी पाकिस्तान के अंदर है, मोहनजोदड़ो नामक के पुरास्थल का उत्खनन इन्होंने किया, जिसके फलस्वरूप इस अज्ञात भारतीय नगरीय सभ्यता के महत्व की और लोगों का विशेष रूप से पुरातत्वविदों का आकर्षण जो है वो बढ़ा, क्योंकि ये जो दो नए नगर खोजे गए थे। आगे इसके विस्तार पे चर्चा करते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक तथा उत्तर में मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक था। अगर हम बात करें, ये जो मैप आपको दे रखा है, अब यहाँ आपका ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। तो जो सबसे पूर्व के अंदर है वो ये स्थान जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है, भारत के अंदर, आलमगीरपुर इसका नाम है। दूसरा जो आपका सबसे पूर्व का स्थान है, पश्चिम का स्थान है, वो आपका सुतकागेंडोर, जो कि बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। और जो सबसे उत्तर का जो स्थान है वो आपका मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे जो दक्षिण का निचला स्थान है वो दायमाबाद महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो आपको 2,15,000 वर्ग किलोमीटर बताया गया, ये अभी जो डेटा नया आया उसके अनुसार ये गलत छपाई हो गई थी, तो अभी आप इसको ठीक कर लें। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल कुल है। इसके पुरास्थलों की दूरी पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1400 किलोमीटर तक है। तो इसकी जो कुल आप लेंथ देखेंगे, इधर उत्तर से दक्षिण ये आपकी है 1400 किलोमीटर, और ये जो आपका पश्चिम से पूर्व के है जो ये आपकी 1600 किलोमीटर। इसके पुरास्थल भारत में जो आपके पंजाब जो प्रांत है, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, गुजरात, तो ये भारत के अंदर है। और पाकिस्तान में अगर हम बात करें, बलूचिस्तान, सिंध आदि प्रांतों में मिलते हैं। तो पाकिस्तान के दो राज्य इन्होंने बताए, बलूचिस्तान और सिंध। ये आपको यहाँ दे रखा है, सबसे उत्तर में आपका मांडा, सबसे पूर्व में आपका आलमगीरपुर, दक्षिण में दायमाबाद और पश्चिम के अंदर आपका सुतकागेंडोर। राखी गढ़ी, बनवाली हरियाणा के अंदर है, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में, हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान के पंजाब में, धोलावीरा जो गुजरात के अंदर है, कालीबंगा राजस्थान के प्रमुख नगर हैं। ये कुछ नगरों के नाम इन्होंने बताए। अब आगे देखते हैं कालक्रम, इसका कालक्रम क्या क्या है। कालक्रम की दृष्टि से सरस्वती सिंधु सभ्यता को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। रेडियो कार्बन तिथियों से पता चलता है कि 7500
से 7000 ईसा पूर्व सरस्वती नदी घाटी को प्रथम कृषि संस्कृतियों के लोगों ने अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया था। तो अगर हम टाइम के हिसाब से इसको देखें तो हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। और जो समय का पता लगाने की एक तकनीक होती है कार्बन डेटिंग, जो जिससे हम किसी भी प्राचीन वस्तु के समय का पता लगा सकते हैं वो कब की है। तो 7500 यानी 7500 से लेकर के 7000 ईसा पूर्व सरस्वती नदी घाटी को प्रथम कृषि संस्कृतियों के लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया। यानी कि सरस्वती नदी घाटी जो थी उसमें पहली जिन्होंने कृषि शुरू की थी ऐसे लोगों ने यहाँ बसना शुरू किया। 3200 ईसा पूर्व में नगर योजना के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। यानी 3200 ईसा पूर्व के आसपास आकर के पहले ग्रामीण संस्कृति थी, धीरे धीरे ये नगरीय सभ्यता के रूप में इसका विकास होना शुरू हुआ। लेखन कला, मोहरों का विकास और नाप तोल की पद्धति के साथ इन प्रथम कृषि संस्कृतियों का परिवर्तन विकसित ग्रामीण संस्कृति में हुआ, जिसने 2600 ईसा पूर्व तक नगरीय जीवन की विशेषताओं को आत्मसात कर लिया। यानी कि ये एक तरह से नगरीय सभ्यता अपने आप में बन गई, जिसके कारण भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के नगरों का जो है उदय हुआ। 1900 ईसा पूर्व तक आते आते इस नगरीय सभ्यता का बदलाव ग्रामीण संस्कृति में होना शुरू हो गया। 1300 ईसा से पूर्व इस नगरीय सभ्यता का पतन हो गया। अगर बात करें ये 2600 ईसा पूर्व के अंदर ये नगरीय गुण इसने ले लिया था, उसके बाद 1900 ईसा पूर्व के आते आते ये धीरे धीरे खत्म हो गए और दोबारा से इसका जो बदलाव हो वो ग्रामीण संस्कृति में हो गया। और 1300 ईसा पूर्व तक आते आते ये बिल्कुल समाप्त हो गई थी। इसको 3 चरणों में विभाजित किया है। पहला आपका प्रारंभिक काल, जो हम मानते हैं प्रथम कृषि संस्कृति 4000 से 3200 ईसा पूर्व, और हड़प्पा का भी इसको पहला काल माना जाता है, यानी आरंभिक हड़प्पा काल, तो ये 4000 से 2600 ईसा पूर्व है। इसी के बाद दूसरा चरण आपका आता है नगरीय काल, जिसमें विकसित हड़प्पा जिसको हम कह सकते हैं, तो ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और तीसरा चरण आपका उत्तर हड़प्पा काल या उत्तर काल, जो 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व। अब बात कर लेते हैं इसकी नगर योजना की, यानी कि टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग में देखते हैं कि यहाँ की नगर योजना कैसी थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में समरूपता होते हुए भी कुछ क्षेत्रीय विभेद मिलते हैं। सभ्यता के नगरों में प्रायः पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिलते हैं। पूर्व दिशा के टीले पर आवास क्षेत्र और पश्चिम दिशा के टीले पर दुर्ग स्थित होता था। यानी कि यहाँ के जितने भी हम नगरों को देखेंगे वो लगभग 2 भागों में आपको विभाजित मिलेंगे। एक वो पूर्व का है, एक पश्चिम का है। पूर्व के जो भाग है वो आवास क्षेत्र यानी जहाँ पे सामान्य लोग रहते हैं, और पश्चिम का टीला जिसको हम दुर्ग कहते हैं, यहाँ शायद शासक या प्रशासन वर्ग यहाँ रहता होगा। ये नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे, यानी कि इनकी जो दीवारें थी वो काफ़ी मजबूत बनाई गई थी आक्रमणों से इनको सुरक्षित रखने के लिए। रक्षा प्राचीर में बुर्ज बने हुए थे। नगर के आवास क्षेत्र में सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग के अंदर प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन और अन्नागार स्थित थे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शायद दुर्ग के अंदर प्रशासनिक लोग रहते होंगे और इसके साथ साथ वहाँ पे कुछ सार्वजनिक भवन बने हुए थे जो किसी मीटिंग या किसी कार्यक्रम के लिए इन्होंने बनाए थे, और अन्नागार जिसमें कि अन्न को ये लोग सुरक्षित रखते थे भविष्य के लिए। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था। मुख्य सड़कें नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें 9.15 मीटर तथा गलियां औसतन 3 मीटर चौड़ी थी। यानी अगर यहाँ की सड़कें देखिए वो बहुत बढ़िया बनी हुई थी और काफ़ी चौड़ी सड़कें, 9.15 मीटर मुख्य सड़कें चौड़ी हैं और गलियां हैं वो लगभग 3 मीटर चौड़ी औसतन, इतना हमें देखने को मिलता है। कालीबंगा, राखीगढ़ी व मीताथल की सड़कें भी चौड़ी थी। तो ये जो कालीबंगा ये आपका हरियाणा के अंदर है, राखीगढ़ी ये भी आपका हरियाणा में है, हिसार जिले में, मीताथल आपका भिवानी में। तो यहाँ की सड़कों के बारे में इसने कहा ये भी चौड़ी थी, सड़कें कच्ची होती थी, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता। यानी कि हमारी जो सड़कें वो कच्ची भले ही थी लेकिन साफ सफाई उनकी खूब रखी जाती थी। आगे देखते हैं, ये आपको कुछ चित्र भी दिख रहे हैं। सनानागार है मोहनजोदड़ो का, लोथल की बंदरगाह आपको दिख रही है। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे। ये इन्होंने बहुत बढ़िया सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। घरों की नालियां सड़क के किनारे बड़े नाले में गिरती थी, फिर नालों के माध्यम से पानी नगर से बाहर जाता था। नालियां मुख्य रूप से पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। सड़कें कच्ची ईंटों से हमने पढ़ा, लेकिन जो यहाँ की नालियाँ वो किससे बनी हैं? पक्की ईंटों से बनी हुई हैं। और ये मुख्य जो नाले हैं
उनमें घरों से छोटी छोटी नालियाँ उनके अंदर आके गिरती थी और मुख्य नाले जो थे उनके माध्यम से पानी नगर से बाहर चला जाता था। इनकी चौड़ाई और गहराई आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाती थी, यानी जितनी जरूरत उतनी इनकी गहराई और चौड़ाई लोग रखते थे। प्राय नालियों को बड़े आकार के ईंटों से ढका गया था, तो इनको ऊपर से भी ढक के रखते थे बड़ी ईंटों के साथ। संभवतः नालियों की सफाई भी जो है ये समय समय पर की जाती थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता में आवासीय और सामुदायिक भवन दोनों ही प्रकार के मिलते हैं, यानी रहने के लिए पर्सनल भी और पब्लिक भी। आवासीय भवनों में जो उनके पर्सनल घर थे उनमें 3-4 कमरे, रसोई घर, स्नान घर, भवन के बीच में आंगन होता था। संपन्न लोगों के घरों में कुआं और शौचालय भी बने होते थे, यानी जो थोड़े धनी हैं, जो थोड़े जिनका आर्थिक रूप से मजबूत है, उनके घरों में कुआं और शौचालय भी हमें देखने को मिलते हैं। भवनों में सीढ़ियों के प्रमाण भी मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि ये शायद ऊपर भी चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करते थे। 2 मंजिला मकान ये शायद बनाते रहे होंगे। मकानों में आपको खिड़कियां मिलती हैं, रोशनदान, फर्श और दीवारों पर प्लास्टर के साक्ष्य हमें मिलते हैं, यानी ये प्लास्टर भी करना जानते थे। सामुदायिक भवनों में सभा भवन, अन्नागार और स्नानागार आदि मिलते हैं। तो पब्लिक है, पब्लिक के जो बिल्डिंग्स हैं उसमें हमें क्या मिलता है, एक तो सभा भवन मिलता है, मीटिंग के लिए भवन बनाया इन्होंने। अन्नागार यानी जहाँ पे अन्न को इकट्ठा करके रखते थे। स्नानागार किसी धार्मिक उद्देश्य से जब सभी लोग मिलकर के एक साथ स्नान करते होंगे, जैसे हमारे हरियाणा में हम कुरुक्षेत्र में जब ब्रह्म सरोवर पे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ स्नान होता है। पेवा के अंदर ऐसा तीर्थ बना हुआ है। आप अगर कैथल में देखेंगे, फल्गु एक तीर्थ है, तो इसी प्रकार का ये लोग भी रखते थे। इन भवनों में 1:2:3 और 1:2:4 अनुपात की ईंटों का प्रयोग करते थे। तो 2 तरह की ईंटें हमें देखने को मिलती हैं, एक जिनका अनुपात 1:2:3 है और दूसरी 1:2:4 अनुपात की ईंटें हमें देखने को मिलती है। एक बार इसको देख लेते हैं कि इसकी नगर की योजना की विशेषता क्या क्या थी। एक बार से रक्षा प्राचीर यानी कि सुरक्षा के लिए दीवार बनाई गई थी। सड़कें यहाँ की चौड़ियाँ मिलती हैं हमें, नालियाँ जो पक्की हैं ढकी हुई मिलती हैं। भवन जो इनके सामुदायिक और आवासीय दोनों प्रकार के। ईंटों का माप अभी हमने पढ़ा कि 1:2:3 और 1:2:4 अनुपात की हमें ईंटें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला की। तो यहाँ कला किस प्रकार की थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला के अंतर्गत प्रस्तर यानी कि पत्थर, धातु और मिट्टी की मूर्तियां का उल्लेख किया जाता है, यानी ये हमें मूर्तियां मिलती हैं। इसके अतिरिक्त मुहरें, मनके और मिट्टी के बर्तन इसके सौंदर्यबोध को इंगित करते हैं। तो हमें यहाँ से मुहरें प्राप्त होती हैं, मनके मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन है। प्रस्तर मूर्ति में सबसे उल्लेखनीय जो है वो 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की मूर्ति है। ये हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, जो 3 पत्तियां अलंकरण से युक्त शाल ओढ़े हुए है, यानी इसके ऊपर जो शाल है वो 3 पत्तियां उस पर डिजाइन बनाया गया, वो शाल ऐसी ही ओढ़े हुए है। तो ये आपको मूर्ति दिख रही है, पुरुष की मूर्ति, जिसने क्या किया हुआ है, ये देखो शाल आपको दिखाई दे रही है, 3 पत्तियों वाली शाल ये ओढ़े हुए है। और ये मिट्टी की जो मूर्तियां बनी हुई है ये आप देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो से विश्वविख्यात धातु की नर्तकी की मूर्ति भी हमें मिली है, जो कि एक नर्तकी है, और ये मूर्ति जो है वो धातु की है। ये पूरे ही विश्व में प्रसिद्धि है, इसको जाना जाता है। पुरुषों, स्त्रियों व पशु पक्षियों की भी मिट्टी की मूर्तियां हमें मिलती है। मानव की मिट्टी की मूर्तियां आभूषण और शीरो वेशभूषा के साथ मिलती हैं। तो यानी कि हमें जो मनुष्य की मूर्तियां मिलती हैं उनमें आभूषण भी पहनाए हुए हैं, उनको शीरो वेशभूषा यानी सिर के ऊपर कुछ ना कुछ उन्होंने ओढ़ रखा है, बांध रखा है, इस प्रकार की वेशभूषा के साथ ही मिलती हैं। पशु और पक्षियों में हमें क्या क्या मिलता है, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, सुअर, मोर, बत्तख, तोता और कबूतर आदि मुख्य रूप से मिलते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला में मुहरों का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी यहाँ से जो मुहरें मिले वो एक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मुख्यतः चौकोर या आयताकार हैं। जो ये मुहरें हैं वो कैसी हैं, या तो चौकोर हैं या फिर आयताकार हैं, जिन पर सूक्ष्म उपकरणों से पशु पक्षियों, देवी देवता एवं लिपि को अंकित किया गया है। तो इन पे या तो पशु पक्षी छापे गए हैं, या कोई देवी देवता का चित्र बना है, या फिर कुछ लिखा हुआ है, इनके ऊपर लिपि है। सेल खड़ी, गोमेद, शंख, हाथी दांत, सोने, चांदी और तांबे आदि के हमें क्या मिलते हैं, आभूषण हमें मिलते हैं। मनके, चूड़ियां, हार, कंगन, अंगूठी, तो इस प्रकार के हमें आभूषण जो है मनके के रूप में, चूड़ियों, हार, कंगन के रूप में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त खेल के उपकरण हमें मिले हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन भी, अन्य गृह उपयोगी वस्तुएं भी बनाई जाती थी। इस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती हैं। अब आगे बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन की, कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। सरस्वती सिंधु सभ्यता का प्रचार क्षेत्र अत्यंत व्यापक था, लेकिन नगर योजना, पात्र परंपरा
उपकरण निर्माण, बाट, माप, मोहरें आदि की समरूपता कुशल प्रशासन के अस्तित्व का संकेत करती हैं। यानी कि जो जो हमें नगर मिले हैं, सभी जगह हमें जो भी वहाँ के उपकरण मिलते हैं, बाट मिलते हैं, मोहरें मिलते हैं, वो लगभग लगभग समान हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी न किसी कुशल प्रशासन के द्वारा ये लोग शासित थे। लेकिन प्रशासनिक स्वरूप क्या था, यह निश्चित रूप से कहना अत्यंत कठिन होगा। हंटर महोदय एक विद्वान हुए, इन्होंने यहाँ के शासन को गणतंत्रात्मक माना। उन्होंने कहा है कि ये गणतंत्रात्मक शासन था, यानी ये अपना राजा जो था वो चुनते थे। सार्वजनिक भवनों और नगर दुर्ग को उपयोग संभवतः परिषद के सदस्यों के लिए होता होगा। तो ये विद्वानों का मत है जिसमें हंटर महोदय भी एक हैं, व्हीलर आदि हैं। तो ये इनका मानना है कि जो नगर दुर्ग का प्रयोग है वो राजनीतिक कार्यों के लिए लोग करते रहे होंगे, परिषद के सदस्य आदि वहाँ बैठते थे। व्हीलर लिखते हैं कि सत्ता का स्रोत कोई भी क्यों ना रहा हो, ये व्हीलर महोदय क्या कह रहे हैं कि चाहे सत्ता कैसी भी क्यों ना रही हो, लेकिन उसमें संभवतः धर्म को प्रमुखता प्राप्त थी। तो इनका मानना है कि धार्मिक लोग इसमें प्रमुख रहे हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता में नगर राज्यों का संचालन पुरोहित शासकों के हाथ में था। तो ये व्हीलर कहते हैं कि यहाँ का जो शासन कौन चला रहे थे, तो पुरोहित चला रहे थे, और संपूर्ण भूमि मंदिरों की संपत्ति होती थी। विद्वानों का मानना है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रशासन का संचालन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो राजधानियों से होता था। तो विद्वानों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इनकी दो राजधानियां माना है सिंधु सभ्यता के लोगों की। लेकिन राखीगढ़ी और धोलावीरा के आकार को देखकर उनके महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। तो क्योंकि राखीगढ़ी भी काफी बड़ा स्थल है और धोलावीरा भी, तो शायद इनका भी कुछ ना कुछ महत्व रहा होगा। ये पूरा स्थल भी सरस्वती सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगरों के रूप में रहे होंगे। इन दोनों की बात हो रही है, राखीगढ़ी और धोलावीरा। अब ये देखो, इन आगे आपको मोहरों के चित्र दिखाए गए, ये इनकी लिपि है और मिट्टी की जो मूर्तियां आदि बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं इनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन की बात करते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में विभाजित रहा होगा लिख रखा है, तो यानी अनुमान है ये। नगर को दुर्ग क्षेत्र और आवास क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो हमने वो पहले पढ़ लिया कि दो भागों में विभाजित थे। नगर दुर्गों में संपन्न व्यक्ति या शासक वर्ग निवास करता था। धोलावीरा के दुर्ग क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया था। जो बाकी सारे नगर, उनमें नगरों को दो भागों में, एक दुर्ग में और एक आवास क्षेत्र में बांट रखा है। लेकिन यहाँ धोलावीरा की बात करें कि वहाँ के दुर्ग क्षेत्र को भी दो भागों में बांटा गया था, जिसमें संभवतः एक के अंदर शासक वर्ग और दूसरे में जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी यानी उनके मंत्री वगैरह वो रहते होंगे। दुर्ग क्षेत्र में सुरक्षा और विशेष सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। आवासीय क्षेत्र में व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, शिल्पी और मजदूर रहते थे। यानी जो उनका निचला भाग होता था, आवासीय एरिया था, वहाँ पे व्यापारी लोग, सैनिक, अधिकारी, शिल्पी यानी वहाँ के जो भी इंजीनियर थे, कोई घड़ा बनाने का काम करता, कोई बर्तन बनाने का, इस प्रकार से, और मजदूर लोग रहते थे। धोलावीरा में इस वर्ग के लोग भी दो अलग अलग आवासीय क्षेत्रों में रहते थे। तो यहाँ धोलावीरा में हमें दुर्ग भी दो भागों में मिलता है और आवासीय क्षेत्र भी दो भागों में मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आवासीय क्षेत्र रक्षा प्राचीर से भी घिरे हुए नहीं थे। अगर हम आवासीय क्षेत्र की बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, उनके चारों तरफ हमें कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं मिलती है। किंतु कालीबंगा में, लोथर और बनावली और धोलावीरा में किलेबंदी के हमें साक्ष्य मिलते हैं कि वहां पे रक्षा प्राचीर बनी हुई थी, यानी उनकी दीवारें बनाई गई थी बाहर से रक्षा के लिए। सरस्वती सिंधु सभ्यता के समाज में कृषक, कुम्हार, बढ़ई, नाविक, श्रमिक, आभूषण बनाने वाले, शिल्पी और जुलाहे आदि महत्वपूर्ण वर्ग थे। यानी ये यहाँ के समाज के प्रमुख थे, जो कि समाज के को चला रहे थे या समाज में अपना योगदान ये लोग दे रहे थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। तो इसमें कौन कौन सा भोजन वो करते थे? इनका मुख्य भोजन जो है, जौ है, गेहूं है, चावल, फल, सब्जियां, दूध और मांस। मांस में मछली है, भेड़, बकरी, सुअर आदि का जो मांस है ये खाते थे। खुदाई में मिले चूल्हे, सिलबट्टे आदि से भोजन पकाने और पीसने के प्रमाण भी मिलते हैं। यानी कि हमारे घरों में जो सिलबट्टा होता है जिसमें हम चटनी आदि कूटते हैं, तो इस प्रकार के प्रमाण इनके यहाँ से हमें मिलते हैं। भोजन के लिए किसका प्रयोग करते थे? थाली, गिलास, कटोरा, लोटा आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, इनके मृदभांड यानी ये बर्तन बने हुए हैं, ये इनके आभूषण हैं। और यहाँ इन्होंने देखो कंघा बना रखा है। इसके अलावा नीचे देखो ये शीशा है जो कि इनका तांबे का होता था। ये आपको झुनझुना दिखाई दे रहा है बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के निवासी वस्त्र और आभूषण के विशेष शौकीन थे। जैसे हम लोग भी होते हैं, वो तो हमें भी अच्छा लगता है आभूषण पहनना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, तो ऐसा ही इन लोगों का था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर की मूर्ति 3 पत्तियां अलंकृत शाल ओढ़े हुए है, वो हमने ऊपर देखी थी। इसके कंधे पर 3 पत्तियों वाली शाल उसने ओढ़ रखी है, जिसका बायां कंधा ढका हुआ और दाहिना कैसा है? खुला है।
दाढ़ी विशेष रूप से संवरी हुई है, उसकी अगर आप दाढ़ी देखोगे तो वो आपको संवरी हुई मिलेगी, और केश के पीछे की ओर संवार कर एक फीते से बंधे हुए हैं, जो उसके बाल हैं वो पीछे फीता उन्होंने लगा रखा है। दाहिने हाथ पर एक भुजबंद बंधा हुआ है, तो आप ध्यान से उस चित्र को जाकर के एक बार देख लें तो आपको भुजबंद मिलेगा उसके दाहिने हाथ पे। वहीं से प्राप्त एक अन्य मूर्ति कमर या पारदर्शी वस्त्र पहने हुए है, तो एक अन्य मूर्ति मिली है जो हमें पारदर्शी वस्त्र है, यानी ऐसा वस्त्र जिसको लगता है कि शायद कुछ इसने पहन ही नहीं रखा है, ऐसा वस्त्र पहने हुए की एक मूर्ति हमें मिलती है। आभूषणों में मुख्य रूप से क्या क्या हमें मिलता है? हार, भुजबंद, कंगन, अंगूठी आदि पहनी जाती थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, जिससे निर्माताओं की कलात्मक अभिरुचि का परिचय मिलता है। यानी कि पुरुष भी आभूषण पहनते थे, स्त्रियां पहनते थे, आजकल हम भी पहन लेते हैं, भाई पुरुष अंगूठियां वगैरह पहन लेते हैं, और आजकल तो हमने कड़े वगैरह अलग से पहनना शुरू कर दिया है, और कोई कोई सोने की चांदी की चेन भी पुरुष पहन लेते हैं। धनी लोग सोने चांदी, अर्धकीमती पत्थर, हाथी दांत आदि के, जबकि निर्धन लोग पक्की मिट्टी, हड्डी और पत्थर के आभूषण पहनते थे। तो धनी और जो निर्धन लोग हैं उनमें कुछ अंतर है आभूषणों के मामले में। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों की केश विन्यास में विशेष रुचि थी, यानी वो बाल संवारना के अंदर उनकी अच्छी रुचि थी। वे मुख्य रूप से हाथी दांत के कंघे का प्रयोग करते थे, तांबे के शीशे का प्रयोग करते थे, ऊपर हमने देख लिया उसको। स्त्रियां काजल लगाती थी, सुरमा डालती थी, आंखों में सिंदूर भी लगाती थी। शतरंज का खेल, नृत्य उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। जो चेस जिसको हम बोलते हैं, शतरंज ही आपको दिखा भी रखा है, शतरंज की मोहरें बनी हुई हैं, तो ये इनका एक प्रमुख साधन था मनोरंजन का। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग शिकार के भी शौकीन थे, यानी ये शिकार वगैरह करते थे। बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खिलौने होते थे, झुंझुने हैं, सीटियां, आजकल के बच्चे बड़ा बजाते हैं, आपने भी खूब मेलों से सीटियां और झुंझुने लिए होंगे, और गाड़ियां आदि थी ये बच्चों के लिए। आगे हम इनके आर्थिक जीवन की बात कर लेते हैं कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था, ये क्या क्या चीज़ों का उत्पादन करते थे, और इनकी जो इनकम का सोर्स क्या था। सरस्वती सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था, तो यानी ये लोग खेती बाड़ी करते थे, ये इनका सबसे मुख्य कार्य था। सरस्वती सिंधु का क्षेत्र बहुत उपजाऊ था, क्योंकि नदियों का एरिया है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चावल, मूंग, मसूर, मटर, सरसों, कपास, तिल आदि की कृषि करते थे। विशिष्ट प्रकार की फसलें, फसल बोने की विधि, कृषि के उपकरण, सिंचाई व्यवस्था आदि कृषि के व्यापक विकास को हमें दिखाती है। तो यहाँ से हमें फसल बोने की विधि भी देखने को मिलती है, कृषि के भी हमें औजार आदि मिलते हैं, सिंचाई के लिए नहरों आदि के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कृषि व्यापक रूप से की जाती थी, काफ़ी विकास था। हमें खेती की क्या क्या चीज़ें मिली हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त पत्थर की द्रांति हमें मिलती है, मेहरगढ़ से। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत मिले हैं, जिनमें हल चला हुआ था, ऐसे खेत हमें प्राप्त हुए हैं। और बनावली से प्राप्त हल्का नमूना, तो बनावली से हमें जो है एक हल्का नमूना मिला है मिट्टी का हल, उसका एक हम कह सकते हैं मॉडल मिला है। ये भी उच्च स्तरीय कृषि को प्रमाणित करते हैं कि बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। बड़े बड़े संग्रहण केंद्रों से भी व्यापक मात्रा में फसल उत्पादनों के बारे में पता चलता है, जिन्होंने अन्नागार आदि बना रखे थे। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ जुते हुए खेत दिखाए गए, ये कालीबंगा के अंदर ये देखो जुताई दिख रही है, और ये हल्का एक नमूना मिला जो हमें बनावली से मिला है। ये आपको मेरगढ़ से पत्थर की द्रांति मिली है, पत्थर की बनी हुई है द्रांति। सरस्वती सिंधु सभ्यता में बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे और सूअर को प्रमुख रूप से पाले जाते थे। तो ये कुछ जानवर है जो ये लोग पालते थे, जिसमें आपका बैल, गाय, भैंस, भेड़ आदि ये जानवरों के नाम आप पढ़ लेना। इनका उपयोग दूध, मांस, खाल और ऊन आदि के लिए होता था। तो आजकल भी हम जानवरों से दूध भी प्राप्त करते हैं, मांस भी लेते हैं, उनकी खाल का भी हम यूज करते हैं, और ऊन भी हम प्राप्त करते हैं। तो ये भी इसी प्रकार से करते थे। बैल का प्रयोग कृषि कार्य के लिए होता था। आजकल तो हमने बैलों का प्रयोग छोड़ दिया है, लेकिन अगर आप अपने पहले की पीढ़ियों से बात करोगे, अपने दादा आदि से बात करोगे, तो वो खेती के अंदर खूब बैलों का प्रयोग करते थे। साथ साथ यातायात के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, यानी बैलगाड़ी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोगों ने घोड़े और ऊंट को भी पालतू बनाया था, तो ये घोड़े ऊंट पालते थे। हाथी का पालन भी यहाँ संभवतः प्रारंभ हो गया था। इनके अलावा जंगली सूअर हमें इनको का देखने को मिलता है, चिंकारा, हिरण, नीलगाय आदि जंगली जानवरों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जलचरों यानी जल में रहने वाले और पक्षियों के भी हमें प्रमाण मिलते हैं। उच्च स्तरीय उद्योग धंधों के साक्ष्य सरस्वती सिंधु सभ्यता में हमें मिलते हैं। सैंधव विभिन्न प्रकार के आभूषण, औजार और उपकरणों के लिए धातु की ढलाई की तकनीक से भली भांति परिचित थे, यानी ये मेटल को कैसे नया रूप देना है, क्या क्या बनाना है, वो सब चीजें ये लोग जानते थे। उनके निर्माण में अत्यंत निपुण एवं दक्ष थे। कीमती पत्थर, शंख, सीप
और हाथी दांत से विविध प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे। राखी गढ़ी और भिरडाना से कार्नेलियन एक प्रकार का पत्थर है, तिगड़ाना से फियांस और मानहेरू से स्टेटाइट की कार्यशाला के हमें प्रमाण मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन, ईंट उद्योग, उत्कीर्ण शिल्प और वस्त्र उद्योग भी अत्यंत विकसित एवं प्रचलित यहाँ के रहे हैं। इस काल में संभवतः व्यापारी लोगों के समूह का भी निर्माण हो गया था, यानी जो लोग जिनको हम व्यापार करने वाले कह सकते हैं, व्यापारी कह सकते हैं, ऐसे लोग भी हमें देखने को मिलते हैं जो दूसरे देशों के साथ या दूसरे स्थानों पर जाकर के व्यापार करते थे। आयात निर्यात, नाप तोल की प्रणाली, मुद्राएं, यह यातायात के स्वरूप एवं साधनों से व्यापारिक गतिविधियों पर समुचित प्रकाश पड़ता है। इन सारी चीजों से हम व्यापार के बारे में जान सकते हैं। उस समय धातु और अर्धकीमती पत्थरों का आयात यानी वो मंगवाते थे कहीं बाहर से, और स्थानीय वस्तुओं का वो लोग क्या करते थे, जो उनके वहां पैदा होती थी उनको बाहर भेज देते थे, निर्यात करते थे। आंतरिक और विदेशी व्यापार स्थल तथा समुद्र दोनों मार्गों से होता था। तो ये लोग आंतरिक व्यापार यानी अपने ही देश में व्यापार करते थे और दूसरे देशों के साथ भी व्यापार ये लोग करते थे। स्थल मार्ग से व्यापार बैलगाड़ियों के द्वारा होता था। समुद्री मार्ग के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर अंकित नाव के चित्र से हमें मिलते हैं। एक चित्र हमें मिला है, मुहर मिली है जिसके ऊपर नाव का चित्र बना हुआ है, और लोथल से मिट्टी की नाव के खिलौने से भी हमें जानकारी मिलती है कि ये लोग नाव भी बनाना जानते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख से पता चलता है कि उनके मेलुहा सरस्वती सिंधु सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो ये मेसोपोटामिया की एक सभ्यता हुई थी, हमारे ही समकालीन सभ्यता थी। तो इस सभ्यता के लोगों का हमारे लोगों के साथ व्यापार संबंध था, और उनके अभिलेखों में एक वर्ड आता है मेलुहा, जो किसके लिए प्रयोग किया उन्होंने, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लिए। लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य हमें मिले हैं जहाँ पे समुद्री जहाजों से व्यापार करते थे। उत्खनन में बड़ी मात्रा में बाट और तराजू के पलड़े हमें मिले हैं। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी, यानी 1 16 32 इस प्रकार से इनके अनुपात हमें मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से सीप का और लोथल से हाथी दांत के बने पैमाने भी हमें मिलते हैं, यानी तोल के लिए जो पैमाने बनाए गए थे वो हमें मिलते हैं मोहनजोदड़ो से सीप के और लोथल से हाथी दांत के। आगे हम बात कर लेते हैं इनका धार्मिक जीवन क्या कैसा था, यानी किस देवता की पूजा करते थे, किस किस देवी देवता को ये लोग मानते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता का अत्यंत विशिष्ट पक्ष उसका धर्म था, जिसके अनेक तत्व प्रवर्ती भारतीय समाज में अंगीकृत हुए हैं। यानी आज भी हम इनके द्वारा जो चीजें पूजी जाती थी उनको आज तक भी हम लोग पूजते हैं। बहुत सारी जो इनके ही समान हम पूजा करते हैं। वहाँ के लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे, जिसके साक्ष्य नारी की मिट्टी की मूर्तियों और मोहरों पर नारी आकृतियों के अंकन से मिलते हैं। इन मूर्तियों पर धूमे के निशान भी मिले हैं, यानी इससे पता चलता है कि ये जो उसके सामने दिया वगैरह जलाते थे, यह संभावना है कि इन मूर्तियों के सामने पूजा के लिए कोई वस्तु जलाई गई होगी। इस सभ्यता के अंतर्गत मातृशक्ति की उपासना प्राणी जगत एवं वनस्पति जगत की उपास्य देवी के रूप में प्रचलित थी, यानी ये प्रकृति पूजा आदि भी करते थे। पशुपति शिव की उपासना सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों में देखने को हमें मिलती है, यानी पशुपति शिव की उपासना करते थे, उसकी पूजा करते थे। हम लोग भी जो है शिव जी की पूजा करते हैं। देखो शिवलिंग यहाँ बना हुआ है, नीचे एक स्वास्तिक का चिन्ह आपका बना हुआ है। पशुपति शिव की उपासना और सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों में देखने को हमें मिलती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर सींग वाले त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठाया गया है। तो एक सींग वाला 3 मुख है जिसके, वो एक सिंहासन पर बैठा हुआ है, जिनके दाहिने तरफ हाथी बना हुआ है और बाघ, बाई तरफ गैंडा और भैंसा जो है वो दिखाया गया है। ये ऊपर जो मूर्ति बनी इसमें हम आप एक बार देख लेंगे। सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े दिखलाए गए। इस मूर्ति को पशुपति शिव की मूर्ति है जो माना जाता है। इस सभ्यता के लोगों द्वारा शिवलिंग की भी पूजा की जाती थी। तो ये देखो पशुपति शिव की जो मूर्ति है, यहाँ आपको ये देखो हिरण है और इधर ये आपका बाघ है, ये एक सिंग वाला गैंडा आदि देखो ये बने हुए हैं, ये चित्र हाथी दिख रहा है। तो ये पशुपति शिव इनका था। सरस्वती सिंधु सभ्यता में पशु पूजा और वृक्ष पूजा के भी हमें प्रमाण मिलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक सींग वाले पशु की पूजा करते थे, बैल की, सांप की, पीपल आदि की पूजा की जाती थी। तो आजकल हम लोग भी वर्तमान में भी पीपल, बरगद आदि की हमारे लोग भी पूजा करते हैं, और कई जगह सांप की पूजा भी आपने को देखने को मिलेगी। यहाँ के लोगों के बीच योग का भी महत्व रहा है। हम लोग भी योग के बारे में बहुत सुनते हैं। बाबा रामदेव प्रसिद्ध योग के नाम से उनको जाना जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर
में एक पुरुष की आकृति पद्मासन मुद्रा में है और एक अन्य मोहर पर योग पुरुष की आधी खुली आंखें नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित दिखाई गई हैं। नीचे योग की जो विभिन्न मुद्राएं बनाई गई हैं इनको आप ध्यान से देख लें, इसमें अलग अलग मुद्राएं सब बनी हुई हैं। इस प्रकार योग के क्रिया पक्ष का आकलन मोहरों पर मिलता है। इस सभ्यता के कुछ मोहरों पर स्वास्तिक चिन्ह भी मिलता है, हमने ऊपर देखा था। सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। तो वो 3 विधियां कौन कौन सी हैं? एक आपका पूर्ण समाधिकरण, एक आपका आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण मतलब जिसमें पूर्ण रूप से उसको दफना दिया जाता था, आंशिक जिसमें उसको खुला छोड़ दिया जाता था, और दाह संस्कार जिसमें मृतक को जला दिया जाता था। समाधि क्षेत्र नगरों से बाहर बने होते थे, शमशान घाट आदि के, जिसके प्रमाण आपको फरमाना, राखीगढ़ी व अन्य पुरास्थलों से मिले हैं। शवों का सिर प्रायः उत्तर की ओर तथा पैर दक्षिण दिशा की ओर होते हैं। ये आप अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं। आजकल हम लोग भी जो मृतक जब कोई घर में मृत्यु हो जाती है तो उसके पैर जो सिर है वो हम उत्तर की ओर रखते हैं और पैर दक्षिण की ओर ही रखते हैं। या आप अपने दादा दादी या पापा मम्मी आदि से पूछ सकते हैं। कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण, उपकरण आदि रखे जाते हैं। तो जब ये लोग इनको दफनाते थे तो उनके साथ मिट्टी के बर्तन और आभूषण, उपकरण आदि भी ये लोग रख देते थे। ये योग के कुछ चित्र दिखाए हैं, इनको आप ध्यान से देख लें। अब बात करते हैं कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यानी इसका पतन कैसे हुआ। ये सभ्यता जब इतनी बढ़िया थी, नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद ये पतन को कैसे प्राप्त हुई, ये समाप्त कैसे हो गई, इसके बारे में पढ़ते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के विघटन के एक नहीं बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी रहेंगे, यानी बहुत सारे कारण हैं, इसको हम ये नहीं कह सकते कोई एक कारण रहा है। तो इन प्रमुख कारणों का विवरण निम्न प्रकार से है। पहला आपका प्रशासनिक शिथिलता। सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासन में शिथिलता आई गई थी, जिसके कारण बस्ती का आकार सीमित हो गया और स्वच्छता में कमी आई। सड़कों और गलियों में अतिक्रमण होने लगा, दीवारें कम चौड़ी बनने लगी और नए मकानों के निर्माण में पुराने मकानों की ईंटों का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण यह नगरीय सभ्यता धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तित हो गई। तो इनका कहना है कि जो प्रशासनिक यानी शासन का जो मामला था वहाँ कहीं ना कहीं ढील आई, स्वच्छता आदि में भी कमी आई, दीवारें वो कम चौड़ी होने लगी, सड़कें और गलियां हैं उनका के ऊपर कब्जे होने लगे, जिसके कारण से धीरे धीरे सभ्यता पतन को प्राप्त होगी और ये ग्रामीण सभ्यता में बदल गई। दूसरा, जलवायु परिवर्तन। कुछ लोगों का मानना है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन को भी उत्तरदायी माना जा सकता है। वर्षा कम होने के कारण तथा सरस्वती नदी सूख जाने के कारण हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में इस सभ्यता की बस्तियों का विनाश हुआ होगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं मौसम में परिवर्तन हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ, सरस्वती नदी जो सूख गई और वर्षा कम होने लगी, और ये जो संस्कृति थी सिंधु सभ्यता जो थी ये एक कृषि आधारित सभ्यता थी और वर्षा कम होने से कृषि का नुकसान हुआ, जिसके कारण से ये सभ्यता धीरे धीरे पतन को प्राप्त हो गई। आगे बात करते हैं बाढ़, ये इसका तीसरा कारण। मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल और भगवत राव के उत्खनन से बाढ़ के प्रमाण मिलते हैं। तो कुछ स्थल है, मोहनजोदड़ो है, चहुंदड़ो है, लोथल और भगवत राव, जहां से हमें पता चलता है कि वहां जरूर कोई बाढ़ आई है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सभ्यता के पतन में जो है बाढ़ की भी भूमिका रही होगी। विदेशी व्यापार में गतिरोध। तो हमारे जो ये सिंधु सभ्यता के लोग थे विदेशों के साथ व्यापार करते थे, तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार में कमी आने के कारण आर्थिक ढांचा कमजोर होने लगा, जिसके कारण बहुमूल्य वस्तुओं की जगह स्थानीय उत्पादन की मांग बढ़ने लगी और लोगों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आई, जो इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बनी। यानी विदेशी व्यापार कम होना भी इसका एक कारण माना जा सकता है। महामारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि इनमें से 41 लोगों की मौत मलेरिया जैसी महामारी से हुई है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि महामारी के कारण भी सभ्यता का पतन हुआ होगा। यानी कोई ना कोई महामारी आई है, मलेरिया जैसी कोई बीमारी आई, जिसके कारण से बहुत से लोग मारे गए। जैसे हमारे यहाँ कोविड-19 आया था 2019-20 में, तो उसके कारण हमारे भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इसी प्रकार कोई ना कोई यहाँ महामारी आई, जिसके कारण से बहुत सारी जनसंख्या जो है सिंधु सभ्यता के लोगों की मारी गई और इस सभ्यता का पतन हो गया। तो ये हमारा लेसन यहाँ होता है कंप्लीट। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्ते।